निकल जा मेरे घर से। सारा दिन मोबाइल में घुसा रहेगा, काम का एक ढेला नहीं करता, हराम की रोटी तोड़ता रहता है। शर्म भी नहीं आती तुझे? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तू मेरे लिए बोझ बन गया है, काम का नहीं, हराम की रोटी तोड़ने वाला है तू। अब इस घर में तभी लौटूंगा जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, वरना लौटूंगा ही नहीं। इतनी बड़ी गाड़ियां हमारे गांव में। अरे कौन है? बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन सही नहीं किया। दोपहर का समय था। बाहर तेज धूप फैली हुई थी, लेकिन घर के अंदर अंधेरा और घुटन थी। कच्ची छत से लटका एक पीला बल्ब दिन में भी जल रहा था, मानो उजाले के होते हुए भी घर की गरीबी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। घर के एक कोने में रोहन अपनी खाट पर लेटा था। वह कोई बुरा लड़का नहीं था, न ही वह अपने परिवार से नफरत करता था। असल में घर की गरीबी, पिता की बेबसी और बहनों के मुरझाए चेहरे देखकर उसे घबराहट होती थी। इन कड़वी सच्चाइयों से भागने के लिए उसने मोबाइल को अपना सहारा बना लिया था। जब वह स्क्रीन देखता था तो उसे घर की टूटी दीवारें नहीं दिखती थीं। थोड़ी दूर पर उसकी दो बहनें सुमन और रिया पुराने कपड़ों में टांके लगा रही थीं। दोनों की उम्र शादी की हो चुकी थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि कोई रिश्ता पक्का किया जा सके। उनकी खामोशी दोपहर की चुप्पी को और भारी बना रही थी। तभी दरवाजे की सांकल बजी। पिता रामलाल घर लौटे। दोपहर की तपती धूप में चलकर आने के कारण उनका चेहरा पसीने से भरा था, लेकिन उनकी चाल में थकान से ज्यादा हार थी। वे आज फिर महाजन के पास से खाली हाथ लौटे थे। सुमन और रिया की शादी के लिए उन्होंने कर्ज मांगा था, लेकिन महाजन ने उनकी हैसियत याद दिलाकर भगा दिया था। रामलाल ने अंदर कदम रखा। उनकी नजर सबसे पहले अपनी सयानी बेटियों पर पड़ी, जो सर झुकाए काम कर रही थीं। उनका दिल बैठ गया। फिर उनकी नजर कोने में लेटे रोहन पर गई। रोहन के कानों में ईयरफोन थे। वह अपनी ही दुनिया में खोया था, ताकि उसे यह सन्नाटा सुनाई न दे। उसे पता ही नहीं चला कि पिता कब अंदर आ गए और कब उसके सिरहाने आकर खड़े हो गए। सावित्री मां ने डरते डरते थाली परोसी और रोहन के पास रखने ही वाली थी। रोहन ने बिना आंखें खोले, बिना यह जाने कि पिता सामने खड़े हैं, बड़े प्यार और भोलेपन से कहा, मां, बहुत भूख लगी है, आज दाल में थोड़ा तड़का लगाया है ना? रोहन की यह मासूम मांग रामलाल के जले हुए दिल पर नमक की तरह लगी। वे सोच रहे थे कि बेटियों की शादी कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, और उनका जवान बेटा, जो उनका सहारा बनना चाहिए था, वह बस खाने और फोन में मग्न है। रामलाल का सब्र टूट गया। गुस्सा नहीं, बल्कि बेबसी फूट पड़ी। जैसे ही रोहन ने हाथ बढ़ाया, रामलाल ने अपने सख्त हाथ से थाली को जोर से झटका दिया। छन्नन! थाली दूर जा गिरी। दाल और रोटियां जमीन पर बिखर गईं। रोहन बुरी तरह चौंक गया। उसने हड़बड़ाकर ईयरफोन खींचे और उठ बैठा। सामने पिता को खड़ा देख उसकी रूह कांप गई। पिता की आंखों में आंसू थे और शरीर कांप रहा था। तड़का? तुझे तड़का चाहिए? रामलाल की आवाज भरी हुई थी। बापू, मैं तो बस... रोहन हकलाया। रामलाल ने पास बैठी बेटियों की तरफ इशारा किया। देख उधर, दिखाई देता है तुझे? तेरी बहनें शादी के लायक बैठी हैं। लोग ताने मारते हैं कि कब डोली उठेगी। घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और तुझे मोबाइल और तड़के की पड़ी है। रोहन की नजरें झुक गईं। उसे अपनी गलती का एहसास था, पर लत मजबूर कर देती थी। रामलाल ने अपना माथा पीट लिया। लोग कहते हैं बेटा, बुढ़ापे का सहारा होता है, पर तू सहारा नहीं, तू बोझ बन गया है रोहन, बोझ। तेरे जैसे जवान बेटे के होते हुए अगर बाप को भीख मांगनी पड़े तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर। बोझ शब्द ने रोहन के दिल को चीर दिया। वह बुरा नहीं था, बस भटका हुआ था। लेकिन आज पिता की बातों ने उसे एहसास दिला दिया कि उसकी यह आदत उसके परिवार को खत्म कर रही है। रामलाल ने जमीन पर बिखरे खाने की तरफ देखा और रोते हुए कहा, खा ले इसे, क्योंकि मुफ्त का खाना अब इस घर में नहीं मिलेगा। या तो इस घर का बोझ हल्का कर दे या फिर यह घर छोड़ दे। उसे समझ आ गया था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उस पल रोहन रोया नहीं, वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने बिना किसी से कुछ बोले, बिना पीछे मुड़े अपने पुराने जूते पहने, दरवाजा खोला और अंधेरी रात में कदम रख दिया। बहनें रोती रह गईं, मां पुकारती रह गई, लेकिन रोहन नहीं रुका। रात के 11 बज चुके थे। हाईवे पर गहरा अंधेरा था। रोहन चलता गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। उसके कदम अनजाने में रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहे थे। मन में बस एक ही बात थी, जब जीकर भी सिर्फ बोझ कहलाया तो जीने का क्या फायदा। वह निराशा के अंतिम छोर पर खड़ा था कि तभी किस्मत ने यू टर्न लिया। सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था।
एक ड्राइवर जिसका नाम रघुवीर यादव था, पसीने में तरबतर अकेला भारी टायर बदलने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने अपना दर्द किनारे रखा और मदद के लिए आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर टायर बदला। काम के बाद रघुवीर यादव ने उसे 100 रुपये देने चाहे। रोहन ने मना कर दिया। रघुवीर ने हैरानी से पूछा, बेटा, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती? इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? तब रोहन का दर्द जुबान पर आया। उसने पत्थर जैसी सख्त आवाज में कहा, उस्ताद, अब मैं जीने वाला ही नहीं हूं तो पैसे लेकर क्या करूंगा? यह सुनकर रघुवीर यादव सन्न रह गए। वे समझ गए कि लड़का मौत के करीब है। उन्होंने जबरदस्ती रोहन का हाथ पकड़ा और उसे ट्रक में बैठा लिया। तू आज मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ट्रक चल पड़ा। पीछे छूटते गांव के साथ रोहन का पुराना जीवन भी धुंधला हो रहा था। यह अंत नहीं, एक नई और कठिन शुरुआत थी। घर का दरवाजा बंद करके रोहन निकल तो गया था, लेकिन असली दुनिया का दरवाजा अब खुला था। यह हाईवे था। यहां रील वाली 15 सेकंड की प्रसिद्धि नहीं, बल्कि घंटों की कमर तोड़ मेहनत चलती थी। उस्ताद रघुवीर यादव ने रोहन को अपनी शरण में तो ले लिया, लेकिन उन्होंने उसे कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने पहले ही दिन साफ कह दिया, देख छोरे, अगर मेरे साथ रहना है तो ये नाजुक हाथ और मोबाइल वाला दिमाग भूल जा। यहां पसीना बहाना पड़ता है, तब रोटी मिलती है। रोहन क्लीनर, खलासी बन गया। उसकी सुबह 4 बजे शुरू होती थी। कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से विशाल ट्रक को धोना। उन हाथों में जिन्होंने कभी मोबाइल से भारी चीज नहीं उठाई थी, अब बड़े बड़े रिंच और पाने होते थे। टायरों की हवा चेक करना, ग्रीस लगाना, उस्ताद के लिए चाय लाना, यह उसकी नई दुनिया थी। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। कई रातें रोहन ट्रक के नीचे सोया, जहां डीजल की गंध और मच्छरों का बसेरा था। कई बार उसका शरीर जवाब दे जाता था। हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे जो फूटकर खून देते थे। कभी कभी वह ढाबे के पीछे छुपकर रोता था। उसे घर की याद आती थी, मां के हाथ का खाना याद आता था। लेकिन जब भी उसका मन हार मानने को करता, उसके कानों में पिता रामलाल के वो आखिरी शब्द गूंज उठते, तू बोझ है। यह शब्द किसी चाबुक की तरह उसकी आत्मा पर पड़ते थे। रोहन अपनी मुट्ठियां भींच लेता और खुद से कहता, नहीं रोहन, तू टूट नहीं सकता। तुझे यह बोझ का कलंक मिटाना ही होगा। अब घर लौटूंगा तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। 2 साल बीत गए। रोहन की लगन देखकर उस्ताद रघुवीर का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे स्टीयरिंग थमा दी। ले, आज से तू मेरा शागिर्द नहीं, मेरा छोटा भाई है। सीख गाड़ी चलाना। रोहन ने ट्रक चलाना सीखा। उसने सीखा कि घाटियों में भरी गाड़ी कैसे संभालते हैं, बारिश में ब्रेक कैसे लगाते हैं। उसने रास्तों को समझा, टोल नाकों की बहस को समझा और पुलिस वालों से निपटना सीखा। सबसे बड़ा बदलाव उसके नजरिए में आया। अब उसके हाथ में जो स्मार्टफोन था, उस पर वह फालतू वीडियो नहीं देखता था। अब वह उस पर जीपीएस देखता था, नए रास्तों की जानकारी लेता था, ट्रांसपोर्ट के रेट पता करता था। जिस मोबाइल ने उसे घर से निकलवाया था, अब वही मोबाइल उसका हथियार बन रहा था। साल 2021 की एक तूफानी रात थी। रोहन और रघुवीर उस्ताद एक बहुत कीमती कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर मुंबई की तरफ जा रहे थे। यह माल शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ मदन लाल का था। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो गया। रास्ता बंद था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। खबर मिली कि आगे कुछ लुटेरे गाड़ियां रोक रहे हैं। कई ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। रघुवीर उस्ताद भी घबरा गए। रोहन, गाड़ी मोड़, जान है तो जहान है। लेकिन रोहन की आंखों में एक अजीब सी जिद्द थी। उसने कहा, नहीं उस्ताद, अगर आज भाग गए तो जिंदगी भर भागते रहेंगे। यह माल हमारी जिम्मेदारी है। रोहन ने जान की बाजी लगा दी। उसने एक बेहद खतरनाक और कच्चे वैकल्पिक रास्ते से कीचड़ और बारिश के बीच ट्रक निकाला। एक तरफ गहरी खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़। ट्रक का एक पहिया फिसलते ही सब खत्म हो सकता था। लेकिन रोहन ने उस रात गजब का हौसला दिखाया। अगली सुबह जब वह सेठ मदन लाल के गोदाम पर सही सलामत पहुंचा, तो सेठ हैरान रह गए। बाकी गाड़ियों का माल लुट चुका था या वे फंसी हुई थीं। सेठ मदन लाल ने रोहन की पीठ थपथपाई। लड़के, आजकल के ड्राइवर तो माल छोड़कर भाग जाते हैं। तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसा क्या था? रोहन ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, बात माल की नहीं, भरोसे की थी। मैं एक बार भरोसा तोड़ चुका हूं, अपने पिता का। अब दोबारा नहीं तोड़ना चाहता था। सेठ मदन लाल को उस लड़के में एक अलग ही आग दिखी। उन्होंने उसी दिन रोहन को एक ट्रक फाइनेंस किस्तों पर करवा दिया। जा, अपनी किस्मत खुद लिख। यहीं से रोहन की असली उड़ान शुरू हुई। उसने अपना पहला ट्रक खुद चलाया।
दिन रात एक कर दिया। वह 20-20 घंटे काम करता। जो पैसा आता, एक ट्रक से 2 हुए, 2 से 4। रोहन ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि पुराने ट्रांसपोर्टर अभी भी पर्चियों पर काम कर रहे हैं। उसने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। उसकी गाड़ियों की ट्रैकिंग होती थी, समय पर डिलीवरी होती थी। बाजार में उसका नाम भरोसेमंद रोहन पड़ गया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। वह लड़का जो कभी 100 रुपए की टिप लेने से मना कर रहा था, आज रोहन लॉजिस्टिक्स का मालिक था। उसके बेड़े में 40 से ज्यादा ट्रक थे। शहर के पॉश इलाके में उसका आलीशान ऑफिस था। वह सूट पहनता था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। वह रोहन से रोहन सर बन चुका था, लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उसके दिल का एक कोना खाली था। रोहन अपने एयर कंडीशन्ड केबिन में बैठा था। सामने शहर का नजारा थी। उसने इन 5 सालों में एक बार भी घर फोन नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं पिता फोन काट न दें, कहीं वे उसे अब भी बोझ न समझते हों। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। उस्ताद रघुवीर यादव अंदर आए, जो अब उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। रघुवीर ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। क्या देख रहा है बेटा? रोहन ने टूटे फोन की तरफ इशारा किया। अपनी औकात देख रहा हूं उस्ताद। दुनिया के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, लेकिन मेरे बापू के लिए मैं आज भी वही नकारा बेटा हूं। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, तो जा और उनकी यह गलतफहमी दूर कर दे। बहुत साल हो गए बोझ ढोते हुए, आज उसे उतारने का दिन है। तेरे माँ बाप की आंखें पथरा गई होंगी तेरा रास्ता देखते देखते। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने इंटरकॉम पर बटन दबाया। मिश्रा जी, मेरी गाड़ी तैयार करवाइए और 2 नए ट्रक भी साथ चलेंगे। हमें गांव जाना है। गांव में आज भी वैसी ही धूल और गरीबी थी जैसी 5 साल पहले थी। रामलाल अब बिल्कुल बूढ़े और लाचार हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी, आंखों से कम दिखता था। घर की हालत और खस्ता हो चुकी थी। कर्जा अभी भी बाकी था। दोपहर का समय था। अचानक गांव के कच्चे रास्ते पर धूल का एक गुब्बार उठा। गांव के बच्चे शोर मचाने लगे। एक लंबी चमचमाती काली लग्जरी कार और उसके पीछे फूलों से सजे 2 विशाल नए ट्रक गांव में दाखिल हुए। पूरा गांव अपना काम छोड़कर देखने आ गया। ऐसी गाड़ियां उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखी थीं। गाड़ियां सीधा रामलाल के टूटे हुए घर के सामने आकर रुकीं। रामलाल और सावित्री खटिया पर बैठे थे। इतनी बड़ी गाड़ियों को अपने दरवाजे पर देखकर वे घबरा गए। रामलाल को लगा शायद महाजन ने शहर से बड़े गुंडे भेजे हैं घर खाली करवाने के लिए। वे कांपते हुए खड़े हो गए। कार का ड्राइवर निकला और उसने पीछे का दरवाजा खोला। एक नौजवान बाहर निकला। महंगा इटालियन सूट, आंखों पर ब्रांडेड काला चश्मा और पैरों में चमचमाते जूते। उसका व्यक्तित्व किसी फिल्मी हीरो जैसा था। वह नौजवान धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। रामलाल अपनी धुंधली आंखों से उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। झोपड़ी के पास पहुंचकर उस नौजवान ने अपना चश्मा उतारा। सावित्री, जो अब तक डरी हुई थी, उसकी आंखें उस चेहरे को देखते ही फटी की फटी रह गईं। ममता ने तुरंत पहचान लिया। रोहन! सावित्री के मुंह से चीख निकल गई। रामलाल का शरीर कांपने लगा। उन्होंने गौर से देखा। यह वही चेहरा था, वही आंखें, उनका बेटा जिसे उन्होंने धक्के मारकर रात के अंधेरे में निकाला था। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने बूढ़े पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता के वो पुराने फटे हुए जूते अपने हाथों में ले लिए जो उन्होंने उस रात पहने थे। रोहन की आवाज भर्रा गई। बापू, देखिए, मैं वापस आ गया और खाली हाथ नहीं आया। रामलाल का कठोर दिल मोम की तरह पिघल गया। वह भी बच्चों की तरह रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और गले लगा लिया। 5 साल की दूरी आंसुओं में बह गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने उस दिन तुझे। रामलाल बोल नहीं पा रहे थे। रोहन ने उनके आंसू पोंछे। नहीं बापू, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आपने मेरी थाली पर हाथ न मारा होता तो शायद मैं आज भी उसी खाट पर पड़ा मोबाइल में गेम खेल रहा होता। आपकी उस नफरत ने मुझे आदमी बना दिया। आपकी उस बोझ वाली बात ने मुझे यह साम्राज्य खड़ा करने की ताकत दी। रोहन ने अपनी बूढ़ी मां को गले लगाया, जो अब तक विश्वास नहीं कर पा रही थी। बहनें भी दौड़कर आ गईं। रोहन ने इशारा किया। ड्राइवर एक थाली में एक नया स्मार्टफोन और 2 ट्रकों की चाबियां लेकर आया। रोहन ने चाबियां और फोन पिता के कांपते हाथों में रख दिया। बापू, ये ट्रकों की चाबी आपकी है। अब महाजन का कर्जा नहीं रहेगा। और ये फोन, अब आप इसमें दिन भर भजन सुनिए या वीडियो देखिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका बेटा अब बोझ नहीं, इस घर का सहारा है। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। रघुवीर यादव दूर खड़े अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुरा रहे थे।
उस दिन उस गांव ने देखा कि कैसे एक पिता की सख्त ठोकर इंसान की तकदीर बदल सकती है। दोस्तों, यह थी रोहन की कहानी, जिसने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इंसान अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। एक पिता की सख्त ठोकर ने एक बोझ को सहारे में बदल दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी लगता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब